भारतीय निर्वाचन आयोग का आज हम अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन तंत्र से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग निर्वाचन आयोग नहीं है। संपूर्ण देश की निर्वाचन व्यवस्था एकात्मकता के सूत्र में बंधी हुई है। सबसे पहले आयोग के अंतर्गत हम इसका गठन का अध्ययन करेंगे। हमारे संविधान के अनुच्छेद 342(2) में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस हेतु बनाई गई किसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संविधान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है। निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता के संबंध में संविधान में उल्लेख नहीं है। अब तक के सभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार के अधीन उच्च पदों पर आसीन अधिकारी थे। सामान्यतः हमारे जो निर्वाचन आयोग के आयुक्त होते हैं वो प्रशासनिक श्रेणी IAS श्रेणी के व्यक्ति होते हैं और उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। साथ ही साथ आयु का भी निर्धारण है 65 वर्ष, जो भी पहले आए। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव आयुक्त का हमारा जो सदस्यों की संख्या है त्रिसदस्यीय है। हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय है। चुनाव आयोग के संबंध में लंबे समय तक विवाद चला। चुनाव आयोग एक सदस्यीय होना चाहिए या बहुसदस्यीय। संविधान के अनुच्छेद 324(2) में अन्य निर्वाचन आयुक्तों के नियुक्ति की प्रावधान दी गई है। राज्यों के निर्वाचन की व्यवस्था हम देखेंगे। इसके अंतर्गत राज्यों में निर्वाचन की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा। निर्वाचन आयोग राज्य सरकार की सलाह से राज्य में एक मुख्य निर्वाचन आयोग या गठित होगा और उसका जो मुखिया होगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहायता से अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य संयुक्त निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी। इनके कार्यों में मतदाता सूची को तैयार करना, पुनरीक्षण करना, सूची का प्रकाशन करवाना, मतदाताओं के फोटो परिचय पत्र सम्मिलित करना है। जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक जिले में एक जिला निर्वाचन अधिकारी होगा जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन रहते हुए अपने अधीनस्थ जिले में निर्वाचन की सभी प्रकार की व्यवस्था का देखरेख करेगा। प्रायः जिले में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो पदेन होते हैं, हमारे जो जिलाध्यक्ष होते हैं। पीठासीन अधिकारी, प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसको हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। पीठासीन अधिकारी की सहायता के लिए 2 या 2 से अधिक संख्या में मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों का हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले निर्वाचन आयोग का जो हमारा मुख्य कार्य है, परिसीमन करना, सीमा का निर्धारण करना, परिसीमन करना, चुनाव क्षेत्रों का भौगोलिक आधार से और जनसंख्या के आधार से वो सीमा का निर्धारण करेगा। परिसीमन आयोग का जो हमारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है वो अध्यक्ष होगा और उसके अतिरिक्त उनमें सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयों के 2 अवकाश प्राप्त जो न्यायाधीश होंगे उनको उसमें सदस्य के रूप में रखा जाएगा।
परिसीमन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य से 2 से 7 तक सहायक सदस्य लिए जाने का प्रावधान है। इसके बाद दूसरा हमारा जो आयोग का कार्य है, मतदाता सूची तैयार करना। चुनाव आयोग ऐसा प्रयास करेगा कि जो आम चुनाव होंगे उसके लिए जो वोट देने के लिए पात्र एवं योग्य मतदाता है उनका नाम उसमें आए, न छूटे, और साथ ही जो अपने निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों का या जिनका स्थानांतरण हो चुका है, उनका नाम जो है उससे काटा जा सके। तीसरा हम देखेंगे विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना। जो भी राजनीतिक दल हैं हमारे देश में, निर्धारित प्रारूप में उनके द्वारा आवेदन किया जाएगा तो उनको, उन दलों को मान्यता देगा। दलों को मान्यता के साथ साथ उनको आयोग के जो अन्य शर्तें हैं उनको पूरा करने पर उनको आयोग मान्यता देगा और मान्यता के साथ उनका पार्टी का राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या फिर जो भी सांप्रदायिक है उस दल का वो निर्धारण करेगा। मतदाताएं हेतु परिचय पत्र, जो भी वोट देने जाएंगे, जो मतदाता हैं, जो प्रमाणित मतदाता हैं, जो निर्धारित आयु पूरा कर चुके हैं, उनको फोटो सहित परिचय पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से हमारा जो आयोग है वो जारी कराएगा, ताकि जो मतदान देने वाला हमारा जो मतदाता है वो सही मतदाता रहे और वोट कर सके। राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए जो चुनाव चिन्ह आरक्षित हैं उनको चुनाव चिन्ह, जो आरक्षित चुनाव चिन्ह है उसको प्रदान करेगा, और जो अन्य दलों के उम्मीदवार हैं या जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिसको हम स्वतंत्र उम्मीदवार कहेंगे, उनके लिए भी वो चुनाव चिन्हों की आवंटन की व्यवस्था करेगा। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता, किस प्रकार का राजनीतिक दलों को व्यवहार करना है, इसके लिए वो संहिता तैयार करेगा, नियम तैयार करेगा, जिसका पालन सभी दलों को अनिवार्य रूप से करना होगा। चुनाव करवाना महत्वपूर्ण कार्य चुनाव आयोग का है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के लिए और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव करवाना है। सभी सामान्य निर्वाचनों के अतिरिक्त निर्वाचन आयोग समय समय पर होने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु उपचुनाव का संपादन भी करता है। यदि चुनाव आयोग देखे कि चुनाव निष्पक्षतापूर्ण नहीं हो रहा है तो वह चुनावों को स्थगित कर सकता है। उसे चुनाव से संबंधित समस्त प्रक्रिया के निरीक्षण और नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त है। 8वां जो है हमारा प्रचार के माध्यमों का उपयोग करना। जो भी हमारा प्रमाणित राजनीतिक दल है, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनके लिए वो आकाशवाणी और दूरदर्शन से चुनाव प्रचार की सुविधा दिलाएगा, ताकि वो अपने योजनाओं को, घोषणाओं को, कार्यक्रमों को वो जनता के सामने इन प्रचार के सशक्त माध्यमों के द्वारा ले जा सके। चुनाव की तिथियों का निर्धारण करना, कब चुनाव होना है, जो भी सरकार से परामर्श करने के बाद हमारा निर्वाचन आयोग यह निर्णय करता है कि चुनाव कब होना है, नामांकन पत्र कब भरे जाने हैं, उन पत्रों की जांच व नाम की वापसी की अंतिम तिथि क्या होगी, इसकी वो निर्धारण करके घोषणा करेगा। निर्वाचन कर्मचारियों पर नियंत्रण। आयोग निर्वाचन कार्य हेतु केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारियों अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाते हैं जो कर्मचारी, इन सभी कर्मचारियों अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी कार्य निर्वाचन आयोग के देखरेख में करने होते हैं। समस्त कर्मचारी निर्वाचन आयोग के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। इस प्रकार निर्वाचन आयोग का प्रत्यक्ष नियंत्रण निर्वाचन कर्मचारियों पर होता है। मतदान केंद्रों की स्थापना करना, मतदान कहाँ पे होना है, उसके लिए वोटिंग की सुविधा, उसकी सुरक्षा का भी कार्य, मतदान की व्यवस्था, चुनाव कराने की व्यवस्था हमारा जो आयोग है वो करता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, संविधान के आधार से संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप अनुसूचित जाति, जनजाति व सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडलों के चुनाव में जिस तरह से किया जाता है उसी तरह से वो आरक्षित
व्यवस्था या आरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण और घोषणा भी करेगा। चुनाव व्यय का लेखा प्राप्त करना व उसकी जांच करना, चुनाव का जो व्यय हुआ है उम्मीदवार ने जो निर्धारित पहले से की गई है आयोग द्वारा, उस सीमा के अंतर्गत खर्च किए हैं अथवा नहीं, उसकी वो जांच करेगा और उसकी सत्यता की प्रामाणिकता का भी उससे घोषणा लेगा। चुनाव निर्वाचन आयोग के जो अन्य कार्य हैं उसके अंतर्गत हम देखेंगे, चुनाव के दौरान विभिन्न राज्यों में पर्यवेक्षकों की जो पर्यवेक्षक होंगे, चुनाव के नियमों के अनुसार आधारित संहिता के अनुरूप चुनाव कार्य संपादित हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, उसकी वो जो पर्यवेक्षक रहेंगे उनकी वो जांच करेगा और उन पर्यवेक्षकों की आयोग जो है वो नियुक्ति करेगा। संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की उनके उपचुनाव या चुनाव के पश्चात अयोग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को परामर्श देगा। चुनाव याचिकाएं आदि के संबंध में सरकार को जो भी आवश्यक है वो सलाह देगा। प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श देना। चुनाव के दौरान हिंसात्मक घटनाओं एवं मतदान केंद्रों पर कब्जा करने की शिकायतों की जांच करवाकर पुनः मतदान की व्यवस्था करना। ये इसके हमारे आयोग के मुख्य कार्य हैं। निर्वाचन आयोग की हमारी जो संवैधानिक प्रावधान है स्वतंत्रता के लिए, उसका हम अध्ययन करेंगे। निर्वाचन आयोग बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों का संपादन कर सके, इसके लिए संविधान में जो व्यवस्था की गई है उसका हम यहाँ पे संक्षेप में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति जो है वो उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को जो भी नियुक्त है राष्ट्रपति नियुक्त करता है और उसको जो हटाने की प्रक्रिया है उसको हम महाभियोग कहते हैं। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान के द्वारा किया जाता है, न कि संसद या कार्यपालिका के द्वारा। भारत में निर्वाचन प्रक्रिया के जो विभिन्न सोपान हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहला निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, जो उसका मुख्य कार्य है जिसको आयोग कर चुका है। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो निर्वाचन प्रक्रिया, जब चुनाव का जो कार्य प्रारंभ होता है उससे पूर्व निर्वाचन आयोग के निर्देशन में परिसीमन जो हमारा आयोग होता है, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करता है। परिसीमन आयोग 1952 ईस्वी में यह व्यवस्था या प्रावधान किया गया है कि प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा, सीमा का निर्धारण किया जाएगा। परिसीमन आयोग संपूर्ण राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार बांटता है कि समस्त निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग एक समान हो, बराबर हो। दूसरा हम देखेंगे मतदाता सूचियां तैयार करना और मतदाता सूची का प्रकाशन करना एवं उसका मुद्रण करना। आयोग के द्वारा लोकसभा और विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव या मध्यावधि चुनाव के पूर्व मतदाता सूची तैयार कराई जाती है। मतदाता सूचियों का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। उन मतदाताओं के नाम काटे जाते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या वे उस निर्वाचन क्षेत्र से अन्यत्र जा चुके हैं। मतदाता सूची का नवीनीकरण होने के पश्चात उसे जनता के अवलोकन हेतु प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशित सूची में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर मतदाता अधिकृत जो प्राधिकारी है उसके समक्ष निश्चित समय सीमा के भीतर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। त्रुटि का निराकरण होने के पश्चात पुनः मतदाता सूची को संशोधित रूप में प्रकाशित किया जाता है। अधिसूचना जारी करना। निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारंभ लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन हेतु राष्ट्रपति द्वारा तथा राज्यों की विधान व विधान परिषदों के चुनाव हेतु संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा तथा केंद्र शासित राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हेतु उसके शासन प्रमुख द्वारा अधिसूचना जारी करने से होता है।
इन अधिसूचनाओं के द्वारा मतदाताओं से अपने प्रतिनिधियों का चयन करने हेतु आह्वान किया जाता है। यह अधिसूचना चुनाव आयोग के परामर्श से जारी किया जाता है। अधिसूचना सरकारी गजट, जिसको हम राजपत्र भी कहते हैं, उसमें भी सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा करेगा। अधिसूचना जारी होने के पश्चात चुनाव आयोग मतदान की तिथि, कब होगी मतदान, इस संबंध में सारे कार्यक्रम, उसका जो कैलेंडर है, उसके जो आवेदन जमा करने की तिथि, नामांकन भरने की तिथि, नाम वापसी की तिथि, नाम वापसी की अंतिम तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि व स्थान का उल्लेख, इसके पश्चात ही उम्मीदवार, विभिन्न राजनीतिक दल और शासन सभी औपचारिक रूप से चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। उम्मीदवारों का चयन, चुनाव में राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं तथा उनके नाम की घोषणा करते हैं। उनके अलावा व्यक्ति निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी, जो किसी दल से संबद्ध नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है, प्रत्याशी बन सकता है। छठवां हमारा है मतदान अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति। निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कार्य हेतु केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा कर्मचारी और अधिकारी उपलब्ध कराए जाते हैं। समस्त कर्मचारी निर्वाचन आयोग के आदेशों का पालन करते हुए निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रबंध करते हैं। नामांकन पत्र प्रस्तुत करना, निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है। जो हमारा आयोग है वो उम्मीदवार द्वारा स्वयं या अपने अधिकृत एजेंट के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख नामांकन प्रस्तुत किया जाता है। इस अवसर पर प्रत्येक उम्मीदवार को 16वां संवैधानिक संशोधन वर्ष 1963 द्वारा यह शपथ लेनी होती है कि मैं संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा और भारत की अखंडता व प्रभुसत्ता को बनाए रखूंगा। जमानत की राशि, प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ जमानत के रूप में एक निश्चित धन राशि भी जमा करनी होती है। यदि कोई प्रत्याशी निर्वाचित नहीं होता है तो उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में प्रयुक्त वैध मतों के 1/6 मत प्राप्त नहीं होते हैं तो उनकी जमानत की राशि जब्त हो जाती है। यदि वह निश्चित तिथि तक अपना नाम वापस ले लेता है तो उसके द्वारा जमा की गई जमानत की राशि वापस लौटा दी जाती है। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापस लेने की व्यवस्था, आयोग द्वारा निश्चित किए गए दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी द्वारा सभी नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाती है। सामान्यतः इस कार्य हेतु नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के तुरंत बाद वाला दिन निश्चित किया जाता है। जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए जाते हैं उन्हें प्रत्याशी घोषित किया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहे तो वह इस कार्य के लिए निर्धारित तिथि तक अपना नाम वापस ले सकता है। नाम वापसी हो जाने के बाद हमारा जो दूसरा प्रक्रिया आता है चुनाव चिन्हों के बंटवारा का। घोषित प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। जैसे कांग्रेस को जो हाथ का पंजा का निशान है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसा है कमल का फूल का चुनाव का चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग स्वतंत्र व निर्दलीय प्रत्याशियों को मुक्त चुनाव चिन्ह प्रदान करेगा और मुक्त चुनाव चिन्ह प्रदान करते समय यह भी ध्यान रखेगा कि जो अन्य दल हैं उन दलों के चुनाव चिन्हों से किसी प्रकार का वह चुनाव चिन्ह मेल न खाता हो। चुनाव अभियान होगा। इसके बाद राष्ट्रपति ने 19 जनवरी वर्ष 1992 को यह अध्यादेश जारी करके लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन में चुनाव प्रचार की न्यूनतम अवधि 14 दिन कर दी है। इस अवधि में उम्मीदवार और उसका राजनीतिक दल अधिक से अधिक मतदाताओं से अपना योजना को, अपना घोषणा को, अपना कार्यक्रम को संपर्क स्थापित करके उनसे समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करेगा। इसके लिए राजनीतिक दल चुनाव घोषणा पत्र जारी भी करते हैं जिसमें राजनीतिक दल सामाजिक, आर्थिक,
वैदेशिक क्षेत्र में अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों को स्पष्ट करते हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपने विचार जनता के सामने प्रस्तुत करने और मतदाताओं से अपील करने हेतु आकाशवाणी या दूरदर्शन पर निश्चित समय भी दिया जाता है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु अन्य प्रकार के उपायों का भी सहारा लेते हैं, जिनमें प्रमुख हैं डोर टू डोर संपर्क करना, मतदाताओं के नाम अपील जारी रखना, जुलूस एवं रैलियां निकालकर आम सभाओं का आयोजित करना, दीवारों पर नारे लिखना, पोस्टर और हैंडबिल प्रकाशित करना, इंटरनेट व एसएमएस के द्वारा मतदाताओं से संपर्क स्थापित करना। चुनाव प्रचार हेतु नित नए साधनों का अपनाया जा रहा है। मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार नियमानुसार समाप्त हो जाता है। मतदान केंद्र और पोलिंग बूथ, इसकी जो व्यवस्था है, प्रत्येक मतदान केंद्रों में निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त सरकारी कर्मचारी मतदाता की समस्त व्यवस्था करते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में कई मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि एक मतदाता को 2 किलोमीटर से अधिक मतदान के लिए जाना न पड़े। एक मतदान केंद्र पर कई मतदान बूथ भी बनाए जाते हैं। प्रत्येक बूथ में एक निश्चित संख्या में ही मतदाता रहते हैं वोट देने के लिए। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी के अतिरिक्त उनकी सुरक्षा हेतु पुलिस व्यवस्था भी की जाती है। चुनाव, जिसको हम मतदान कहते हैं, निश्चित तिथि और समय पर मतदान होता है। मतदान कक्ष में अधिकारी और कर्मचारी के अलावा सभी उम्मीदवारों के अपने अपने मतदान अभिकर्ता, जिसको हम पोलिंग एजेंट भी कहते हैं, वे होते हैं। मतदाता की पहचान होने व मतदाता सूची में नाम होने के पश्चात ही मतदान अधिकारी प्रत्येक मतदाता को उंगली में अमिट स्याही लगाते हैं। तत्पश्चात मतदाता गुप्त रूप से ईवीएम मशीन में अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने बटन दबाकर वोट करता है। ईवीएम मशीन जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पहली बार 1982 में केरल के एक विधानसभा के उपचुनाव में उपयोग किया गया था हमारे देश में। दूसरी बार नवंबर 1998 में संपन्न विधानसभा चुनाव में 16 विधानसभा क्षेत्रों में प्रायोगिक तौर पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। इनमें मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 6 सीटें थी। लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1988, इसके द्वारा देश में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग को मान्यता प्रदान की गई है। आम चुनाव 2004 में प्रथम बार पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग किया गया है। ईवीएम की क्षमता 3,840 मतों की क्षमता होती है। एक वोटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए स्थान होता है और अधिकतम 4 वोटिंग यूनिट को एक कंट्रोल यूनिट में जोड़कर 64 उम्मीदवारों की व्यवस्था की जा सकती है। चुनाव स्थगन या पुनर्मतदान, 19 जनवरी 1992 राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के आधार पर मतदान स्थगन की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। निर्दलीय उम्मीदवारों की मृत्यु होने पर चुनाव जो है स्थगित नहीं होंगे। किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु होने पर ही चुनाव स्थगित होंगे। इसके अलावा यदि किसी मतदान केंद्र पर किन्हीं व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया जाए, मतदाताओं को डराया धमकाया जाए, मतदान से रोका जाए अथवा मतदान के लिए नियुक्त कर्मचारियों के द्वारा अनियमितताएं की जाएं, तो निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर या निर्वाचन आयोग की स्वयं की संतुष्टि हो जाने पर संबंधित मतदान केंद्रों पर 2 या 3 दिन के भीतर पुनर्मतदान की व्यवस्था की जा सकेगी। यदि किसी चुनाव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनुचित स्थितियों को अपनाया जाता है तो निर्वाचन आयोग उस पूरे निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को रद्द कर सकता है और वहां नए सिरे से चुनाव की घोषणा व चुनाव की तिथि घोषित कर सकता है। मतों की गणना और परिणामों की घोषणा। मतदान अब समाप्त हो गया है।
मतदान समाप्त होने के पश्चात मतपेटी या ईवीएम मशीन जो भी है उसको सील बंद करके एक निर्वाचन क्षेत्र की सभी मतपेटियां या ईवीएम मशीनों को एक निश्चित स्थान पर एकत्रित किया जाता है। निश्चित तिथि, समय व स्थान में मतगणना हेतु नियुक्त सरकारी कर्मचारियों तथा उम्मीदवारों व उनके एजेंटों के सामने मतों की गणना की जाएगी। एक निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं, निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। परिणाम की सूचना संबंधित अधिकारी, निर्वाचन आयोग तथा संबंधित सदन के सचिव को प्रेषित करता है। चुनाव खर्च का विवरण प्रस्तुत करना। संसद द्वारा कानून के आधार पर चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च की सीमा निश्चित की जाती है। निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवार हेतु आवश्यक है कि वह निर्वाचन परिणाम की घोषणा 30 दिन के अंदर निर्वाचन खर्च का हिसाब संबद्ध अधिकारी के पास पूरा ब्यौरा वो प्रस्तुत करे। निर्वाचन संबंधी वाद या चुनाव याचिकाएं। जो भी चुनाव संबंधी विवाद हैं उसकी सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को दिया गया है। यदि कोई उम्मीदवार भ्रष्ट तरीके को अपनाकर चुनाव में विजयी हुआ है या हारा हुआ है, उम्मीदवार 45 दिन के अंदर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में विजयी उम्मीदवार के खिलाफ अपील कर सकता है तथा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यदि न्यायालय इन आरोपों को सही पाता है, उन आरोपों में प्रामाणिकता पाता है, तो वह जीते हुए प्रत्याशी का चुनाव अवैध घोषित करके विवाद के विभिन्न पहलुओं को दृष्टि में रखते हुए उसके स्थान पर हारे हुए प्रत्याशी को विजयी घोषित कर सकता है या उस निर्वाचन क्षेत्र में पुनः निर्वाचन का आदेश दे सकता है। न्यायालय के निर्णयों की सूचना निर्वाचन आयोग तथा संबंधित सदन के अध्यक्ष को देकर निर्णय सरकारी गजट या राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। भारतीय निर्वाचन प्रणाली जो है हमारे, उसके जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस विशेषताओं में जो गुण के अंतर्गत है वयस्क मताधिकार। हमारे भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन के आधार पर वयस्कता की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अब भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, गणतंत्र और चीन आदि देशों की तरह 18 वर्ष की आयु में हमारे देश में भी प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आरक्षण की व्यवस्था। भारतीय संविधान में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए उनके लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण किया गया है। उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। यह व्यवस्था वर्तमान नियमों के अनुसार इस सत्र यानी कि 2020 तक के लिए है। इस व्यवस्था के अनुसार कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे रखे गए हैं जिनसे किसी अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, जिससे इस वर्ग को भी आवश्यक प्रतिनिधित्व मिल सके। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। भारत में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं। भारत में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है। निर्वाचन क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों में से सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार ही आयोग द्वारा निर्वाचित या विजयी घोषित किया जाता है। ऐच्छिक व गुप्त मतदान। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट देना अनिवार्य हो। यह मतदाता की इच्छा पर निर्भर करता है। मत दे अथवा न दे, भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्थानीय संस्थाओं सभी के चुनाव हेतु गुप्त मतदान की प्रणाली को अपनाया गया है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष निर्वाचन, दोनों ही निर्वाचन प्रणालियों को यहाँ अपनाया गया है। लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि संस्थाओं के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, किंतु राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने हेतु
हम देखते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा उनका निर्वाचन होता है। साधारण बहुमत की प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। विभिन्न संस्थाओं के चुनाव हेतु साधारण बहुमत और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दोनों को ही अपनाया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साधारण बहुमत प्रणाली के आधार पर होते हैं, किंतु राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होते हैं। राजनीतिक दलों की संबद्धता। निर्वाचन में राजनीतिक दलों की संबद्धता भी भारतीय निर्वाचन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। भारत में लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका व पंचायत स्तर के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर लड़े जाते हैं। प्रत्याशी राजनीतिक दलों के निश्चित चुनाव चिन्हों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं व दलीय प्रत्याशी के रूप में विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। प्रत्याशियों को जो सुविधा दी जाती है, कोई भी व्यक्ति जो चुनाव हेतु निर्धारित योग्यता रखता है, किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी या निर्दलीय स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति 2 क्षेत्र से विधानसभा, लोकसभा एक साथ चुनाव लड़ सकता है। उन्हें चुनाव प्रचार हेतु भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। चुनाव के जो पिटीशंस होते हैं, याचिकाएं, उनका हम गुण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। निर्वाचन का परिणाम घोषित हो जाने के बाद कोई मतदाता या पराजित जो हारा हुआ प्रत्याशी है, निर्वाचित प्रत्याशी के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, पिटीशन दायर कर सकता है। निर्वाचन में प्रयुक्त अनियमितताओं या भ्रष्ट तरीकों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित जो निर्वाचित प्रत्याशी है, उसका निर्वाचन निरस्त किया जा सकता है और उसे भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी न्यायालय जो है वो कर सकता है। संयुक्त निर्वाचन। भारत में निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होता है। एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि उस निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले समस्त मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। उम्मीदवार चाहे किसी भी वर्ग जाति का क्यों न हो, किंतु उस निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले सभी जाति वर्ग के मतदाताओं द्वारा उसके पक्ष में मतदान किया जाता है। निर्वाचन आयोग। निष्पक्ष निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधीन कार्य करता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के दबाव से स्वतंत्र मुक्त संस्था है। संविधान निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है, जिससे वे अपने कार्यों को निडरता के साथ, स्वतंत्रता के साथ, निष्पक्षता के साथ और बिना हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से संवैधानिक आधार पर संपादित करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो निर्वाचन आयोग है निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहा है, फिर भी इसमें जो आज के परिवेश में जो सुधार की आवश्यकता है, क्या उसमें सुधार हम करके और बेहतर तरीके से चुनाव करा सकते हैं, इसके हम अध्ययन यहाँ पे करेंगे। इसमें सबसे प्रमुख श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री वी तारकुंडे की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने मार्च 1975 में जो चुनाव व्यवस्था के सुधार के लिए सुझाव दिए थे, उसका हम अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहला, धन की शक्ति को कम किया जाए, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए, राजनीतिक दलों को आकाशवाणी व दूरदर्शन से प्रसारण की सुविधा हो, निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या पर नियंत्रण लगाया जाए, राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवार पर किया जाने वाला व्यय उम्मीदवार के कुल व्यय में जोड़ा जाए। अप्रैल 1985 में चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार के संबंधी जो सुझाव दिए, उसमें 4 बिंदु हैं। जमानत की राशि 10 गुना बढ़ा दी जाए, एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाए, चुनाव खर्च में कमी लाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग किया जाए, चुनाव में धार्मिक चिन्हों के प्रयोग पर रोक लगाया जाए। राजीव गांधी की जो सरकार थी सन 1988 में,
उनके द्वारा निर्वाचन प्रणाली के सुधार हेतु जो प्रमुख व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गई, सुझाव दिए गए, उसके आधार से आतंकवादी गतिविधि, तस्करी, जमाखोरी, खाद्य पदार्थों और दवाओं में मिलावट करने वाले, विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम फेरा जिसको हम कहते हैं उसका उल्लंघन करने वाले, महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे। मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित सरकारी तंत्र का निर्वाचन आयोग के अधीन कर दिया गया है। दल बदल के खिलाफ कठोर कार्यवाही की व्यवस्था की गई है। मतदान मशीन द्वारा मतदान की व्यवस्था की गई है। 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा उस समय जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे श्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में जो गठित चुनाव समिति था, उन्होंने जो सुझाव दिया मतदान के सुधार हेतु, उनमें सबसे पहले मतदान केंद्रों पर कब्जा के घटनाओं को रोक के लिए पुनर्मतदान कराया जाए, चुनाव याचिकाओं का निपटारा सुनवाई करके शीघ्र उनका निराकरण किया जाए, किसी भी रिक्त स्थान के लिए 6 माह के भीतर उपचुनाव का प्रावधान किया जाए, सभी मतदाताओं को फोटो युक्त परिचय पत्र जारी किया जाए। जुलाई 2004 निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधार का जो प्रस्ताव शीर्षक से अपने सुझाव डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनको प्रेषित किए थे। इन सुझावों में जो प्रमुख बात अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध संबंधित कही गई थी और अन्य जो बातें थी उसमें जो सुझाव आया था, सबसे पहले भ्रष्टाचार रोकने हेतु संयुक्त प्रयास या बल दिया जाना, राजनीतिक नैतिकता के विकास पर बल दिया जाना, लोकसभा व विधानसभाओं के निर्वाचन साथ साथ होना चाहिए, मतदान की अनिवार्यता को लागू करना चाहिए, निर्वाचन याचिकाओं का शीघ्र निर्णय होना चाहिए, जीत प्राप्त करने के लिए 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य करना चाहिए, अन्यथा दूसरी बार पुनः मतदान कराया जाना चाहिए, मतदाता हेतु एक निश्चित राशि मानदेय तय करना चाहिए।